नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस भारतीय एनजीओ को दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए विश्व धूम्रपान निषेध अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हमारे देश की एनजीओ सीड्स को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सीड्स की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी और ये हमारे देश के परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के साथ में मिलकर के काम करती है। दीपक मिश्रा इसके प्रमुख हैं और इसे यह अवार्ड मिला क्यों है? क्योंकि बिहार और झारखंड राज्य में पान मसाला, ई सिगरेट और हुक्का के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसमें काफ़ी अहम योगदान रहा था सीड्स का। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। एक तो हमारी हो गई एनजीओ सीड्स अपने भारत की, म्यांमार की एक एनजीओ है उसको पुरस्कार मिला है और थाईलैंड के जो डिप्टी पीएम हैं उनको ये पुरस्कार मिला है। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने जो 6 क्षेत्र हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है, जैसे अमेरिका का रीजन हो गया, उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी का रीजन हो गया, अफ्रीका का रीजन हो गया, वेस्ट पैसिफिक रीजन हो गया। तो इन सभी में ये पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा विदेश से लौटने वाले भारतीयों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना का नाम है स्वदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वदेश की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट और इस योजना के अंतर्गत जो भी लोग दूसरे देशों से वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लाए गए हैं उनका कौशल मानचित्रण किया जाएगा। कौशल मानचित्रण का मतलब क्या है? यानी कि इसके अंतर्गत जो हमारे देश में देसी या विदेशी कंपनियां हैं उनमें किस प्रकार के वर्कर की ज़रूरत है उसी के अनुसार इन सभी नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे उनको उनके कौशल के अनुसार रोजगार दिया जा सके। और ये जो योजना है इसमें हमारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय शामिल है, यानी कि इन तीनों की यह एक संयुक्त पहल है। चलिए आपको बताना है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और आपको ध्यान रखना है कि मालदीव से जो लोग लाए गए थे उस मिशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर अब मंथली जो करंट अफेयर है उसकी क्विज भी अपलोड कर दी गई है, मई महीने की क्विज भी अपलोड कर दी गई है। तो वहाँ पे जाकर के आप पूरे 200 से ज़्यादा प्रश्नों का क्विज भी दे सकते हैं। और पीडीएफ वीडियो की वह आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, तो यहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप के ऊपर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। किस मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक ई बुकलेट जारी की गई? तो ये जारी किया है हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ और इसी के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह बुकलेट जारी की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो यह प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट किस स्पेस एजेंसी का एक मिशन है? तो यह मिशन है स्पेस एक्स का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मिशन के अंतर्गत होगा क्या। स्पेस एक्स का ये प्रोग्राम है कि हम 12,000 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे और इन सैटेलाइट को आपस में इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि ये धरती के चारों तरफ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि सैटेलाइट का एक जाल बनाने की इनकी योजना है। तो इसी के अंतर्गत अभी स्पेस एक्स के द्वारा अपने फॉल्कन 9 रॉकेट की सहायता से 60 नए उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो अभी तक स्पेस एक्स ने कुल मिलाकर के 482 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। और इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि पूरी दुनिया के लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। स्पेस एक्स के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इनका डेमो 2 मिशन था जिसके अंतर्गत
नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है और इस प्रकार से यह दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन गई है निजी क्षेत्र की जिसने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा है। बात करते हैं स्पेस एक्स की, तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। संस्थापक और इसके सीईओ हैं इलोन मस्क। तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा सैटेलाइट का एक जाल बनाया जाएगा जिससे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो अब CII के नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय कोटक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इन्होंने स्थान लिया है विक्रम किर्लोस्कर का। उदय कोटक की बात करते हैं तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आया है तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो KYC सुविधा शुरू करने वाला यह देश का पहला बैंक है। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम की जो म्यूचुअल फंड की कंपनी थी उसने अपने बंद किए गए म्यूचुअल फंड के लिए जो पैसों का भुगतान करना है अपने निवेशकों को, उसके लिए सलाहकार भी नियुक्त किया है कोटक महिंद्रा बैंक को। वहीं पर आपको ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है उदय कोटक ने और इसके उपाध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज, जो कि बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। सांसा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ चंद्रमा व मंगल आदि के मानव स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है नासा के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सांसा की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, यानी कि यह साउथ अफ्रीका की स्पेस एजेंसी है। और ये समझौता हुआ क्यों है? देखिए, जो हमारे मानव मिशन होते हैं अंतरिक्ष के लिए, उसके लिए मानव स्पेस फ्लाइट बनाई जाती हैं, यानी कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर उनके लिए पूरी तैयारी की जाती है जिससे उन स्पेस के जो मिशन हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो अभी तक USA, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया इन लोगों ने इस प्रकार का जो डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन है उसका निर्माण कर लिया है और अब इन तीनों देशों के बाद में दक्षिण अफ्रीका दुनिया का चौथा देश होगा जिसके द्वारा डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये जो डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन बनेगा दक्षिण अफ्रीका वाला, इनके मैकजियास फोंटेन नामक स्थान पर ये बाकी तीनों देशों के साथ में एकीकृत हो जाएगा, यानी कि इनसे जुड़ जाएगा और किसी भी प्रकार के जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होंगे, चाहे वह चंद्रमा के लिए हो, मंगल के लिए हो या फिर किसी अन्य प्रकार के स्पेस ह्यूमन फ्लाइट मिशन हो, उनको ये सहायता प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नासा स्पेस एजेंसी कहाँ की है? तो ये आपकी है USA की स्पेस एजेंसी। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, बात हो रही है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज किसने ग्रहण किया? तो ये ग्रहण किया है, इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं वीरेंद्र नाथ दत्त की, तो ये वर्तमान में गेल इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। गेल इंडिया के बारे में आपको पता होगा, ये हमारी एक महारत्न कंपनी है। BK दत्त ने स्थान लिया है मनोज मिश्रा का। और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और नोएडा में ही आपको पेटीएम कंपनी का भी मुख्यालय मिलेगा। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी आपके सामने हैं, जैसे कि बी विद्यावती जी का नाम। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं, उसकी नई महानिदेशक बनी है। दिलीप ओमान ये भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं और मनोज आहूजा ये CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी सम्मेलन यानी कि एक वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए PM नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब PM मोदी किसी द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। हालांकि अभी तक कई सारे, जैसे नैम का समिट हुआ तो उसमें भी PM शामिल हुए थे, लेकिन वह कई सारे देशों का था।
तो पहली बार द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन में पीएम शामिल हुए हैं। तो भारत की तरफ से थे पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे वहां के पीएम स्कॉट मॉरिसन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे समझौते किए गए दोनों देशों के बीच में, जिनमें से इम्पोर्टेंट समझौता एक ये रहा कि सैन्य बेस समझौता का मतलब क्या है, यानी कि जो भारत है, भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पास जो उनके सैन्य बेस हैं उनका यूज किया जा सकता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की जो शिप हैं उनके द्वारा भारत के जो अंडमान निकोबार के पास में या केरल तमिलनाडु के पास में जो भी सैन्य बेस हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भी समझौता किया गया और इन सभी के अलावा 7 अन्य समझौते पर भी हस्ताक्षर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा इस वर्चुअल समिट में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको मिल जाएगी कैनबरा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया। अब इसके पास में जैसे कि अराफान सी हो गया, बांदा सी हो गया, तो इन सब में भारतीय शिप आएंगी तो वे जो बेस है, सैन्य बेस हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से कोई जहाज आती है तो वह अंडमान सी के पास में या फिर आप कह सकते हैं भारत के तमिलनाडु या केरल के पास में रुक सकती हैं। ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स, बात हो रही है बाफ्टा की। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है कृष्णेंद्रु मजूमदार जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं बाफ्टा की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाफ्टा के द्वारा हर साल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उसी प्रकार से इस वर्ष का भी पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो आपकी बेस्ट फिल्म रही थी वह कौन सी थी? तो 1917 रही थी बेस्ट मूवी। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो जोकिन फिनिक्स यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे थे। रेनी ज़ेल्वेगर ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी। और बेस्ट निर्देशक कौन रहे थे? तो वे रहे थे सैम मेंडेस। 1917 मूवी के ही ये निर्देशक हैं। अब बात करते हैं कृष्णेंद्रु मजूमदार की। तो ये एक एमी पुरस्कार विजेता और टेलीविज़न निर्माता हैं भारत के। और वहीं पर जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि बाफ्टा के अध्यक्ष के रूप में ये पहले अश्वैध व्यक्ति हैं। 73 वर्षों का बाफ्टा का इतिहास रहा है, तो अभी तक कोई भी अश्वैध व्यक्ति कभी भी इसका अध्यक्ष नहीं बना है। तो ये पहले अश्वैध व्यक्ति बन गए हैं। और पिप्पा हैरिस ये अब उपाध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि इन्होंने स्थान लिया है पिप्पा हैरिस का। उसके अलावा आपको नाम ध्यान रखना है शिवदास मीणा का। शिवदास मीणा जो कि हुडको के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और जानवी फूकन का नाम याद रखना है जो कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष बनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने कितने रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 लॉन्च किया? तो ये है 50,000 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 के अंतर्गत कुल मिलाकर के 3 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ध्यान रखना है, बस 3 योजनाओं के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तो है प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर, यानी कि जो भी हमारे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं या फिर सेमीकंडक्टर हैं उनके उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और फिर है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के जो भी हमारी कंपनियां हैं उनका एक क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। भारत सरकार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का उत्पादन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। 2019 की बात करते हैं तो लगभग $70 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का उत्पादन हुआ है। भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि हम लोग 8 ट्रिलियन रुपए का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण करेंगे अगले कुछ वर्षों में। और 2025 तक जो भी मोबाइल फ़ोन हैं उनमें से 35 से 40% का निर्माण अपने देश भारत में ही किया जाएगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन हैं? तो रविशंकर प्रसाद जी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। जून 2020 में इलेक्ट्रिसिटी में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट, यानी कि पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट किसने लॉन्च किया?
तो ये लॉन्च किया है आर.के. सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आर.के. सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे पावर, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसके अंतर्गत भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए रियल टाइम मार्केट है। तो सामान्य मूल्य के साथ प्रत्येक दिन 30 मिनट के लिए ये ओपन होगा, और यहाँ पर जो भी हमारे क्रेता हैं, यानी कि जो भी खरीदार हैं या जो भी विक्रेता हैं, वे 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के साथ खरीद या बोली की जो बिक्री होती है उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि उन्हें एक दिन में 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और यह जो मार्केट है वह 30 मिनट के लिए प्रतिदिन ओपन होगी। ट्विटर कंपनी ने अपने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है पैट्रिक पिचेट की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात करते हैं पैट्रिक पिचेट की, तो ये 2008 से 2015 तक गूगल कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी रह चुके हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं, और स्थान ये लेंगे ओमिद कोर्डे अस्टानी का। बात करते हैं ट्विटर कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में, जो कि कैलिफोर्निया राज्य में मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के आपके, और इसके सह संस्थापक और सीईओ हैं जैक डॉर्सी। और ध्यान रखिएगा, जैक डॉर्सी के द्वारा कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा फंड दिया गया। इन्होंने अपनी संपत्ति का 28% दे दिया है, जो कि है $1 बिलियन। कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। डेविड ली, तो ये चीन की जो हुआई कंपनी है उसके नए सीईओ बने हैं भारत के लिए। बैन बॉक्समेर की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन की जो वोडाफोन कंपनी है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। और केविन मेयर की बात करते हैं तो ये टिकटॉक कंपनी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार यानी कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के तहत एशिया के लिए क्षेत्रीय अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड यहाँ पर जीता है कृतिका पांडे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कृतिका पांडे जो कि झारखंड की राजधानी रांची की निवासी हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। तो इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कारों की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ के जो भी सदस्य देश हैं उन्हीं के नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि उनकी आयु जो है वह 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और बिना प्रकाशित हुए लघु उपन्यास को ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रमंडल की, तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लंदन में। और अभी कॉमनवेल्थ का नया सदस्य कौन बना है? मालदीव बना है, इसका 54वें नंबर का सदस्य। राष्ट्रमंडल का जो खेल है 2020 का, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल का जो युवा खेल है उसका आयोजन किया जाएगा ट्रिनिडाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट स्पेन में। राष्ट्रमंडल के द्वारा इस वर्ष एक पुरस्कार और दिए गए जिसका नाम है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। और ये किसे मिला है? ये मिला है असम के जादव पायेंग को। तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दो नाम आपके सामने और हैं। एक तो है सुचिता सतीश का, जिन्हें इस वर्ष ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और एक है मेजर सुमन गवानी, जिन्हें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट। तो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारी गोदावरी नदी का पानी है इसे तेलंगाना राज्य के अन्य हिस्सों में भेजा जाएगा। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ की भूमि ऊंची है तो यहाँ की भूमि नीचे है, तो ऊंचे क्षेत्रों में इसके पानी को भेजा जाएगा। गोदावरी नदी का ये प्रोजेक्ट है। तो इसी कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सीएम है चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा मार्क बुक पंप हाउस का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा 27 मेगावाट की 6 मशीनों के साथ में कोंडा चेम्मा सागर जलाशय और पंप हाउस का निर्माण किया गया है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट है तेलंगाना राज्य का। वासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे और अभी इनका निधन हो गया है। दूरदर्शन पे एक बहुत ही पुराना प्रोग्राम था जिसका नाम था ब्योमकेश बख्शी। तो
इसके भी निर्देशक थे वासु चटर्जी। तो अभी इनका निधन हो गया है। आखिरी प्रश्न है, बेस अनसेल्ड जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे बास्केटबॉल से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अमेरिका के ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और 1998 में नाई स्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में भी ये शामिल हो चुके हैं। एक खिलाड़ी और हैं अमेरिका के जिनका इस वर्ष निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। टॉप पेरेंट किस राज्य की ऐप है? तो ये जो ऐप है वह आपकी है मध्य प्रदेश राज्य की। चैंपियंस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है MSME मंत्रालय से और इसे लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। USA की मृत घाटी की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगी कैलिफोर्निया राज्य में। और अगर हम लोग सबसे बड़ी तटीय रेखा वाले देश की बात करते हैं तो ये आपका है कनाडा, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो जो ऐप है उसके ऊपर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्विज भी मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया? सितंबर 2020 में आयोजित हुनर हाट का विषय क्या होगा? द इकाबॉग नामक जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है? किस राज्य के द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया? और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।